बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात करने जा रहा हूँ आगे। आपसे आखिरी बात हुई थी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। रिवाइज करवाइए जरा। अरूबा, आप रिवाइज करवाइए। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स से पेरिफेरल पार्ट्स तक? Sir, should I explain the passage of it? Sorry? Sir, passage, should I tell you the passage of it or the whole explanation of the transport? Only the explanation of transport. From Sir, alveoli to blood, from blood to peripheral parts. Sir, at alveoli level, the exchange of gases occurs and air has 21% of oxygen, and oxygen diffuses into blood capillaries and carbon dioxide from the blood capillaries goes out of the body, and oxygen has greater pressure, and it attaches 4 molecules of oxygen attaches to one molecule of hemoglobin, and hemoglobin which are present in the RBCs, in this way the oxygen is transmitted and to each and every cell of the body, and there are 208 million of hemoglobin and each of them attaches to 4 molecules of oxygen. 280 million. 280 million. Okay, now tell me the transport of carbon dioxide from peripheral parts to the lungs. So the transport of carbon dioxide occurs in 2 forms. The 30% of carbon dioxide is excreted out from the body in the form of carbaminohemoglobin, which is the product of hemoglobin and carbon dioxide, and the 70% of bicarbonate are excreted out in the form of bicarbonates, and bicarbonates are formed when the carbon dioxide reacts with water, and water comes from the plasma and they form carbonic acid, and the carbonic acid is broken down into hydrogen ion and HCO3 ion by the enzyme called carbon anhydrase, and the Carbonic anhydrase. carbonic anhydrase, and sodium and potassium ions comes from plasma and they react with the HCO3 ion and they form sodium bicarbonate and potassium bicarbonate separately, and and Okay, then they so you travel to alveoli. As the reaction is reversible, it becomes carbon dioxide again and it goes out from the body. okay, fine, good. Thank you, बेटा। Okay, sir. इसके बाद आइए फर्दर बेटा आपसे बात करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टू इट इज इसके बाद आइए फर्दर आगे आपसे बात करूंगा। अच्छा, रिस्पायरेशन के बारे में बेटा आपसे बात हो गई, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में आपसे बात हो गई है, ठीक है। यहाँ पे चंद बातें आपसे कुछ कॉमन टर्म्स की करूंगा, जरा देख लीजिए। कुछ वॉल्यूम्स आपको बताने जा रहा हूं। टाइडल वॉल्यूम, आप थोड़ी देर के लिए अपने आप पे गौर करें। आमतौर पे जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता था तो मैं कहता था कि आप मुझ पे गौर करें कि मैं सांस ले रहा हूं। इस वक्त आप अपने आप पे गौर करें कि आप सांस ले रहे हैं। हवा लंग्स में जा रही है, वापस आ रही है, लंग्स में जा रही है, वापस आ रही है, लंग्स में जा रही है, वापस आ रही है। कल मैंने आपको बेटा ये बता दिया था कि ये एयर का अमाउंट है 1/2 लीटर, ठीक है। एयर का ये अमाउंट है 1/2 लीटर। तो
इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन नॉर्मल ब्रीदिंग, इन नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है आपके पास 0.5 लीटर्स। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी? इसकी वैल्यू है 0.5 लीटर्स। इसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। दूसरी डेफिनेशन है आपके पास रेजिडुअल वॉल्यूम। दोबारा अपने आप पे गौर करें कि हाफ लीटर एयर जो है वो अंदर जा रही है, लंग्स में बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। एक बात गौर करिएगा कि लंग्स इन्फ्लेट होते हैं, फिर डिफ्लेट होते हैं, तो कुछ हवा जो है वो स्टिल लंग्स में रह जाती। ठीक है, कुछ हवा जो है वो स्टिल लंग्स में रह जाती, और उसका अमाउंट कितना है? उसका अमाउंट है आपके पास 1 लीटर्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर that remains inside the lungs अच्छा, गौर से सुन लीजिए कि वो हवा जो है जो लंग्स में मुसलसल रह जाती, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू जो है, टाइडल वॉल्यूम हमारे पास था 0.5 लीटर। रेसिडुअल वॉल्यूम जो हमारे पास है वो है 1 लीटर। वॉल्यूम ऑफ एयर that remains inside the lungs after forceful expiration, इसको हम नाम देते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम।
तीसरी टर्मिनोलॉजी की तरफ आई है, वो है आपके पास वाइटल कैपेसिटी। आप सबसे ये बात कह रहा हूं, जरा एक गहरी सांस अंदर लें लंग्स में और बाहर निकालें। बहुत ही गहरी सांस, बहुत ही गहरी सांस अंदर लें और बाहर निकालें। अंदर लें गहरी सांस, पे बाहर निकालें। तो अब जो आपने गहरी सांस ली है, तो उस वक्त आधी लीटर हवा नहीं गई, बल्कि कितनी गई? 4 लीटर हवा लंग्स में गई। ठीक है, और 4 लीटर ही बाहर आ गई। जो रेजिडुअल वॉल्यूम का 1 लीटर है, ये बाहर नहीं आता, नई एयर से रिप्लेस जरूर हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं कि ये लंग्स में ही रहता है। वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू कितनी है? वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू है आपके पास 4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड with the forceful respiration called vital capacity. Inspired or expired with a forceful respiration called vital capacity, and its value is 4 liters. नोट कर लें इसको। असल में होता यह है कि ये इवनिंग में शायद इंटरनेट का लोड बढ़ता है ना, तो शाम की आखिरी की 1 या 2 क्लासेस में डिस्कनेक्ट हो रहा होता है, और कुछ दिनों से लाइट का भी इशू आ रहा है पूरे मुल्क में। अच्छा, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ। मैंने स्लाइड सेव कर ली थी, मैं आपसे शेयर कर लूंगा इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपके पास टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी। देखें, और से सुनिएगा, मैं आपसे ये पूछूं कि अभी आपने जो गहरी सांस ली है, तो कितनी हवा अंदर गई और बाहर आई? तो आप कहेंगे सर 4 लीटर अंदर गई और 4 लीटर ही बाहर आई। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछूं पहले से कितनी थी लंग्स में हवा? तो आप कहेंगे सर 1 लीटर थी। ठीक है, पहले से कितनी थी? 1 लीटर थी। तो टोटल कितना हो गया? 1 + 4, यानी कि हो गई 5 लीटर्स। The total volume of air the lungs can contain called total lung capacity. ठीक है, the total volume of air the lungs can contain called
टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग्स, जो कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स जो है वो कंटेन कर सकते हैं, उसको हम नाम देते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। चलें, अब इसके बाद आइए दोबारा से सुन लें। मैं और आप सांस ले रहे हैं, आधा लीटर लंग्स में जा रही है, आधा बाहर आ रही है, आधा लीटर अंदर जा रही है, आधा बाहर आ रही है। ये टाइडल वॉल्यूम। जो एयर अंदर और बाहर जा रही है, क्या लंग्स पूरे खाली हो जाते हैं हवा से? जवाब है नहीं। कितनी हवा लंग्स में रह गई? 1 लीटर। ये रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। जोर से गहरी सांस ली, फिर बाहर निकाली, गहरी सांस ली, बाहर निकाली। जो फोर्सफुली आप गहरी सांस लेके हवा बाहर निकाल रहे हैं, 4 लीटर है, 4 लीटर अंदर गई, 4 लीटर ही बाहर आई। ये कहलाती है वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है? कि आपके पास रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो आपका है 1 लीटर, और वाइटल कैपेसिटी है 4 लीटर। तो वाइटल और वो दोनों मिला के आपका टोटल हो गई 5 लीटर्स। उसको हम नाम दे रहे हैं टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, चलो इसके बाद आइए आपसे बात करने जा रहा हूँ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में आपसे बात करूंगा। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर जो है वो कौन कौन से? रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में बात करूं। आपने जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, आपने जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, उनमें सबसे पहला जो डिसऑर्डर आपको बताने जा रहा हूँ एस्थमा। जरा सोचें, एस्थमा में क्या होता है? एस्थमा में क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी बेटा। जी सर, एस्थमा में एक पर्सन की लंग कैपेसिटी नॉर्मल कैपेसिटी से कम होती है। लाइक इफ इट्स 5 liters the lung capacity will be less. ठीक है, और क्या होता है? Or he would experience shortness of breath, he would get tired easily and he would need an inhaler. देखें, आपने जो जो फीचर्स बताई हैं, आपने कहा टायर्ड अर्लियर। जी। अच्छा, यूजिंग एन इनहेलर, ठीक है, और बताइए इसके अलावा। Shortness of breath ठीक है, and he would experience हम अरूबा के कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। जी बेटा, आप बताइए। शाबाश, मुस्तफा ने कुछ अच्छे पॉइंट्स बताए हमें। Shortness of breath हाँ, and chest pain, sleeping problems, and wheezing. It can also cause some sort of allergies and frequent coughing and common colds and feeling tired and weakness in the body. ठीक है, बिल्कुल सही है, जबरदस्त। चलो इन पॉइंट्स पे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो बेटा ये है कि हम कोई भी चीज डिफाइन करेंगे ना, तो हम ऐसी चीज लिखते हैं कि हम उसको प्रॉपर डिफाइन कर दें। एस्थमा को हम डिफाइन करेंगे
recurrent attacks of breathlessness characterized by wheezing. ठीक है, recurrent attacks of breathlessness characterized by wheezing. wheezing किसे कहते हैं? wheezing कहते हैं whistling sound. ठीक है, सीटी नुमा आवाज को कहते हैं हम wheezing. अच्छा, मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूं कि एस्थमा जो है उसका अटैक आता कैसे. देखिए, एस्थमा जरूरी नहीं है कि एस्थमा किसी भी वजह से अटैक आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस्लामाबाद जाते हैं तो वहाँ पे इस्लामाबाद की फजा में पॉलन ग्रेन्स ज्यादा होते हैं, पौधे ज्यादा हैं, वहाँ पे पॉलन ग्रेन ज्यादा होते हैं. तो यहाँ पे उनको एस्थमा का अटैक नहीं हुआ, वहां जाके एस्थमा का अटैक हो गया. ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके पास के एनवायरनमेंट क्या है. और जरूरी नहीं है कोई चीज लंग्स में दाखिल हो. ऐसा भी हो सकता है कि वो वहाँ के जो पॉलिन ग्रेन्स हैं वो उनकी स्किन के साथ कांटेक्ट में आए. ठीक है, स्किन के साथ कांटेक्ट में आए और उससे जो है वो उनका एस्थमा का जो है वो अटैक हो जाए. हमारी स्किन के जो सेल्स हैं उन सेल्स में आपको क्या मिलेंगे? उन सेल्स में आपको मिलेंगे मैक्रोफेजेस. ठीक है, उन सेल्स में आपको मिलेंगे मैक्रोफेजेस. फॉर इंस्टेंस कि अगर कोई पॉलिन ग्रेन है, वो पॉलिन ग्रेन क्या किया? वो पॉलिन ग्रेन जो है इस मैक्रोफेज ने इनगल्फ किया. इनगल्फ करने के बाद क्या होगा, और गौर से सुनिएगा. इनगल्फ करने के बाद ये जो पॉलिन ग्रेन है ये अब कहां चला गया? ये अब मैक्रोफेज के अंदर चला गया. अब ये पॉलिन ग्रेन जो है मैक्रोफेज क्या करेगा? इसके टुकड़े टुकड़े कर दे. और गौर से सुनिएगा, मैक्रोफेज की अपनी सरफेस पे क्या मौजूद होता है? मैक्रोफेज की अपनी सरफेस पे MHC2 मौजूद होते हैं. तो ये जो पॉलिन ग्रेन है इसके टुकड़े जो है इस MHC2 के साथ जाहिर होते हैं. ठीक है, इस MHC2 के साथ जो है इस पॉलिन ग्रेन के टुकड़े जो है वो विजिबल होते हैं. ठीक है, फिर क्या होगा? यानी कि ये इतना जालिम है कि उसने उसको टुकड़े टुकड़े किया, पॉलिन ग्रेन को उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया और अपनी सेल की सरफेस पे शो कर दिया. फिर क्या हो? जब अपने सेल की सरफेस पे उसको शो कर देगा तो आपको मैंने एड्स के अंदर एक टॉपिक पढ़ाया था, हेल्पर टी सेल का नाम बताया था. हेल्पर टी सेल क्या करेगा? हेल्पर टी सेल आएगा तो हेल्पर टी सेल आके क्या करेगा? हेल्पर टी सेल आके इससे ये पॉलिन ग्रेन के टुकड़े ले ले. ठीक है, एक मिनट, जरा अजान हो रही है, अजान के बाद बात करते हैं.
ठीक है बेटा, होगा ये कि मैक्रोफेज के टुकड़े जब पॉलीग्रेन के टुकड़े जब मैक्रोफेज ने अपने सेल की सरफेस पे शो कर दिए, डिस्प्ले कर दिए, तो अब हेल्पर टी सेल आएगा और क्या करेगा, इससे ये टुकड़े ले लेगा। जब ये टुकड़े जो है, सारे टुकड़े नहीं, कुछ टुकड़े ले लेगा, ठीक है। एक मिनट, ये सेल ही गायब हो गया। सेल गायब नहीं होगा, बस उसका जो येलो वाला पार्ट है वो गायब हो। अब ये टुकड़े किसको मिल गए, ये टुकड़े हेल्पर टी सेल को मिल। अब हेल्पर टी सेल्स क्या करेंगे, हेल्पर टी सेल्स बॉडी के दो अहम तरीन सेल्स, हमेशा के लिए नाम याद रख लें, मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स को स्टिमुलेट करें। यानी हेल्पर टी सेल ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करेंगे कि बॉडी के जो मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स, ये व्हाइट ब्लड सेल्स टाइप है, इनको स्टिमुलेट करेंगे। तो मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स क्या रिलीज करेंगे, सिर्फ एक नाम बता रहा हूँ, हिस्टामीन। कम से कम इस तरह के 25 नाम और हिस्टामीन रिलीज करेंगे। हिस्टामीन जब रिलीज होंगे तो आपको देखें पीछे रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा के आ रहा हूँ, तो वो क्या करेंगे, ये हिस्टामीन ब्लड में जब रिलीज होंगे तो ये लंग्स के जो एल्वोलाई हैं उसको कोलैप्स कर दे, ठीक है। यानी कि ये रास्ता बंद हो, एल्वोलाई को उसने कोलैप्स कर दिया। जब एल्वोलाई कोलैप्स हो जाएंगे तो अब एस्मा के जो मरीज है उसको एस्मा का अटैक महसूस होगा, उसको सांस नहीं आ रही। क्यों, रास्ता बंद हो गया। एल्वोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस में रोल प्ले करते हैं। हिस्टामीन्स के रिलीज होने की वजह से एल्वोलाई जो है वो कोलैप्स होगा। अब जब एल्वोलाई कोलैप्स हो गए तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो सकती, अब इसको सांस नहीं आ रही, ठीक है। जब इसको सांस नहीं आ रही, अब जोर जोर से सांस, गहरी सांस लेगा ताकि एल्वोलाई खुल जाए, लेकिन एल्वोलाई नहीं खुल रहा, तो एक सीटी की सी आवाज आएगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं वीजिंग। इस तरह से ये एस्मा का अटैक नजर आएगा। मैंने जो आप लोगों से कमेंट्स लिए उसमें किसी ने कहा कि सर वो इनहेलर लेते हैं। बेटा इनहेलर के अंदर ब्रोंकोडायलेटर्स मौजूद होते हैं। वो ब्रोंकोडायलेटर्स की दवाइयां जब इनहेलर के जरिए एल्वोलाई ऑफ लंग्स तक जाती हैं तो एल्वोलाई डायलेट हो जाते हैं। कोई कहेगा सर हम ऐसे इनहेलर्स जानते हैं कि जिसमें स्टेरॉइड्स भी होते हैं। हाँ, स्टेरॉइड्स क्या करते हैं कि ये जो मास्ट सेल्स और जो बेसोफिल्स हैं, इससे जो हिस्टामीन्स रिलीज होते हैं, इसकी सीक्रेशंस को भी कम कर देते हैं, जो स्टेरॉइड्स वाले इनहेलर आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, एस्मा की कैटेगरीज हैं माइल्ड, बिलो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ठीक है। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो डिपेंड करता है कि किसी को एस्मा है तो वो कौन सी टाइप का है। बहुत सारे ऐसे हैं कि रेगुलर इनहेलर यूज भी नहीं करते, पूरे साल में कुछ टाइम पीरियड में वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने आप को नेबुलाइज करते हैं वेंटोलिन डाल के वगैरह वगैरह, ठीक है। हाँ, बाज ऐसे भी इनको सीवियर एस्मा है तो वो रेगुलरली जो है वो इनहेलर्स लेते हैं, स्टेरॉइड्स वाले या डेल्टा कॉर्टिल लेते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। चलें, किसी के जहन में ये बात है सर आपने एस्मा में इतनी डिटेल में बताया कि हमें इतनी डिटेल में याद रखना है। मैं बेमकसद कोई भी चीज आपको बेटा नहीं बताता, ना ही मुझे एक्स्ट्रा बताने का शौक है। जब मैं चैप्टर ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आपको, तो वहां पे मुझे आपको इतने टफ टॉपिक समझाना है इम्यूनिटी का, अगर मैंने आपको ये टॉपिक यहाँ पे समझाया हुआ होगा तो आपको मेरी बातें वहां पे हलवा लगेगी, इसलिए मैंने आपको ये बहुत गहराई में जाके बता दी, ठीक है। कुछ नोट करना है कर लें, 1 मिनट दे रहा हूँ आपको।
चले, एस्मा के बाद आई है नेक्स्ट डिसऑर्डर है आपके पास। द सेकंड डिसऑर्डर इज ट्यूबरकुलोसिस। देखें, सबसे पहली बात तो ये है, इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज उसे कहते हैं जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम called Mycobacterium tuberculosis। जो एक बैक्टीरियम की मदद से होती है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। गौर से सुनिएगा, आम लाइन शॉर्ट फॉर्म में इसको हम टीबी बोलते हैं। इंसान के किसी भी बॉडी के हिस्से की पार्ट की टीबी हो सकती, लंग्स की टीबी, पेट की टीबी, आंत की टीबी, किडनी की टीबी, हार्ट की टीबी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की टीबी, कोई सी भी हो सकती। ठीक है, टीबी की वेराइटीज हैं। कॉमनेस्ट जो है वो लंग्स की टीबी और मोस्ट लाइकली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। किसी को टीबी उस वक्त होती है जब वो किसी टीबी के मरीज से कांटेक्ट में आता, और ये बैक्टीरिया जो है उसके सांस के रास्ते, नाली के रास्ते जो है लंग्स में चले गए और वहां पे जाके उन्होंने जगह बना ली और वहां पे सेल्स की नेक्रोसिस करना शुरू कर दी। नेक्रोसिस कहते हैं सेल डेथ को, नेक्रोसिस करना शुरू कर दी। तो इस तरह से उस इंसान को जो है वो टीबी हो जाती। चेस्ट एक्सरे में फाइंडिंग्स आती हैं, ठीक है, जब हम एक्सरे वगैरह कराते हैं तो एक्सरे में फाइंडिंग्स आती हैं, तो वो फाइंडिंग्स कंफर्म कर देती हैं कि इस इंसान को जो है वो टीबी है। या अगर नहीं भी समझ में आए तो फिर सीटी स्कैन वगैरह अल्टीमेटली आपको कंफर्म कर देता है, ठीक है, और दूसरे ब्लड टेस्ट वगैरह कंफर्म कर देते हैं। चलें, इसमें अहम बात यह है कि रात को बुखार आता है, फीवर तो होता ही होता है, फीवर है, कफ है, हीमोप्टाइसिस, ठीक है, यानी कि ब्लड मौजूद है कफ में, हीमोप्टाइसिस। बुखार आता है, खास तौर पे रात के वक्त बुखार आता है। देखने में ये भी आया है कि घर में किसी को अगर टीबी हुई है और बाकी भी लोग मौजूद थे, वो भी कांटेक्ट में आए थे, लेकिन एक इंसान उसको टीबी हो गई तो ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको हो जाती, कि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो लड़ नहीं सकता, ठीक है, इसके खिलाफ, तो इसको टीबी हो जाती। और अगर घर में किसी एक को टीबी हो जाए तो घर वाले सारे लोगों को स्क्रीनिंग के जरिए गुजरना चाहिए कि कहीं उनको तो टीबी नहीं हो गई। लंग्स की टीबी में तकरीबन 9 महीने दवाई लेना होती है, ठीक है, 9 महीने तक दवाई लेना होती है। स्पाइनल कॉर्ड की टीबी में तकरीबन 12 महीने दवाई लेना होती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की टीबी में तकरीबन 12 महीने जो है वो दवाई लेना होती है, ठीक है, और बीच में डिसकंटिन्यू नहीं करनी होती, ऑफ एंड ऑन नहीं करना होता, वरना फायदा नहीं होता, और उसके बाद पर्सन बिल्कुल नॉर्मल हो जाता, ठीक है। चलें, कर लें, नोट कर लें। मैंने बाज लोगों को कहते सुना है, कहते हैं कि भाई हमारे जो है वो वालिदैन को टीबी थी इसलिए हमें भी टीबी होगी।
अव्वल तो गौर से सुन लें, ऐसी कोई बात नहीं है कि वालिदैन को टीबी थी तो अब हमें हो गई, ऐसी कोई बात नहीं। वालिदैन को टीबी थी, वो सही हो गई, समझ लें वो खत्म हो गया बैक्टीरिया। अब कोई इसको पैदाइशी तौर पे कोई टीबी थोड़ी लगी है वालिदैन से, ये खुद किसी के कांटेक्ट में आया होगा, किसी टीबी के मरीज के, तो उसको टीबी हुई है ना। ऐसा नहीं है, कोई इनहेरिटेड डिसऑर्डर थोड़ी है कि हाँ भाई वालिदैन से बच्चों में ट्रांसमिट हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट निहायत ही गलत है। वो मरीज जिसको टीबी है, वो दवाइयां ले रहा है, उसके साथ खाना पीना किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। अगर वो कम से कम 2 हफ्ते दवाई लेना शुरू कर चुका है 2 हफ्ते पहले, तो उसके साथ खाना पीना उठना बैठना किया जा सकता है। कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपने ये ब्लड एंड कफ पे जो आपने टर्म मेंशन करा उसकी स्पेलिंग जरा बता देंगे? अच्छा, हीमोप्टाइसिस, हीमोप्टाइसिस है, हीम की स्पेलिंग है HAEM, हीम, ठीक है, हीम, हीमोप्टाइसिस, TYSIS, OPTYSIS, हीमोप्टाइसिस। थैंक यू सर।